कॉमनली आप समझ सकते हैं, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, आप सभी को पता है भारत में अलग अलग समय में, क्या मैंने कहा, भारत में अलग अलग समय में डीमोनेटाइजेशन हुआ। जो लेटेस्ट डीमोनेटाइजेशन है वो कब हुआ, सभी को पता होगा, कब हुआ था, 26 नवंबर 2016 को मोदी जी ने आके कहा कि भारत में चल रहे 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। मतलब ये चाहते थे कि जो वर्तमान में 500 रुपए और 1000 रुपए के नोट हैं उन्हें चलन से बाहर कर दिया जाए। इससे होगा क्या, इससे सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा माय डियर ऑल कि भारत में इनका मानना था, या जो मानना होता है, अलग अलग वांगचू कमेटी ने भी कई बार रिकमेंडेशन दिए थे इंदिरा गांधी के समय में भी कि भाई डीमोनेटाइजेशन होना चाहिए, करेंसी को बदला जाना चाहिए, उसके सिक्योरिटी फीचर भी कहीं ना कहीं समय समय पर बदले जाने चाहिए, या आप कह सकते हो चेंज होते रहने चाहिए। ये बात हुई थी, लेकिन यहां सरकार ने कहा कि इट इज ऑब्वियसली द इनफॉर्मल सेक्टर and the people employed in the sector nearly by 80% या 81% of the employed in India are in the informal sector। ये बात बोली गई थी ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कहा गया कि अप्रोक्सीमेटली 81% ऐसे भारतीय लोग हैं जो कि एम्प्लॉयड हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर में नहीं, इनफॉर्मल सेक्टर में, जिसके कारण क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा लोग आपको कैश में वेतन देते हैं, कहते हैं आपकी सैलरी आई है ले लीजिए, तो कैश में देते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ लीगल थिंग, ये इलीगल है, मनी लॉन्ड्रिंग है एक तरीके की, लीगल नहीं है। आपकी 10,000 सैलरी है पर वो आपको आपके अकाउंट में मिल रही है, खाते में मिल रही है, तो वो लीगल तरीका है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन चीजों को कहीं ना कहीं काले धन को या ब्लैक इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए या जो सिक्योरिटी फीचर चेंज करने के लिए, तो इन सारी चीजों को देखते हुए भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ था। हालांकि वो अलग मुद्दा है कि उन्होंने ये भी कहा था कि काला धन वापस आएगा और 15-15 लाख आएंगे सभी के खाते में, वो आया नहीं आया वो एक सेकेंडरी मुद्दा है। ठीक है माय डियर, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो डीमोनेटाइजेशन में क्या होता है, जो भी मुद्रा चल रही है उस मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया जाता है, इसी शब्द को कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। ठीक। फॉरेक्स रिजर्व क्या है, फॉरेक्स रिजर्व विदेशी मुद्रा भंडार। क्या मैंने कहा, विदेशी मुद्रा भंडार। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी फॉरेन करेंसी होगी, जो भी फॉरेन करेंसी होगी, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व और फॉरेन करेंसी, ये एक एसेट है जो कि कस्टडी में होता है, कस्टडी में होता है किसकी, हर एक देश की केंद्रीय बैंक की, जो सेंट्रल बैंक होगा। जैसे हमारा भारत है तो हमारे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई है, तो आरबीआई की कस्टडी में होता है फॉरेन रिजर्व या फॉरेन करेंसी। दूसरी बात आती है कि फॉरेन करेंसी के क्या रूप हैं, उन्हें भी हम लोगों को समझना होगा और जानने की कोशिश करनी होगी। फॉरेन करेंसी की जो रूप हैं वो 3 कंपोनेंट कहे जाते हैं। एक कहा जाता है एसडीआर। एसडीआर का मतलब है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। क्या है ये, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो बास्केट है उसकी करेंसी में से एक है। दूसरा है आपका एफसीए। एफसीए जो होता है वो होता है
फॉरेन करेंसी एसेट क्या होता है भैया? फॉरेन करेंसी एसेट। और तीसरा है आप सभी का, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड आरटीपी। आरटीपी को कहते हैं रिजर्व ट्रंचे पोजीशन। रिजर्व ट्रंचे पोजीशन। तो ये वो तीन शब्द हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। स्पेशल ड्राइंग राइट आर द कंपोनेंट ऑफ फॉरेन रिजर्व या फॉरेन करेंसी। आपका दूसरा होगा फॉरेन करेंसी एसेट और तीसरा होगा रिजर्व ट्रंचे पोजीशन। तो दीज आर द थिंग्स। ऑल्सो यहां पर एक बात मैं बता दूं, द डिफरेंस बिटवीन अ मेंबर्स कोटा एंड आईएमएफ होल्डिंग्स ऑफ इट्स करेंसी इज कंट्रीज आरटीपी। आरटीपी का मतलब वही है रिजर्व ट्रंचे पोजीशन। इसका मतलब है एक सदस्य के कोटे और अपनी मुद्रा के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की जमा के बीच का जो अंतर होता है वो एक देश की आरटीपी कहलाता है। मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब हुआ कि एक सदस्य के कोटा, जो भी कोटा है उसका निर्धारित किया गया, इतना उसका कोटा होगा, और अपनी मुद्रा कौन सी है? जो भी उसके देश की करेंसी है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में जमा के बीच का जो अंतर है वो उस देश की क्या होगा? आरटीपी होगा या वो रिजर्व ट्रंचे पोजीशन होगा। इसका मतलब आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक, नहीं समझे तो बिल्कुल एक बार मैं रिकॉल भी कर सकता हूं इस बात को और आपको बताया भी जा सकता है। मान लीजिए इंडिया है, सपोज करिए इंडिया है, ठीक है। इंडिया एक क्या है? सदस्य है, कोटा सदस्य। इसका कुछ कोटा है, मान लीजिए 100 मिलियन का कोटा है। मैंने कह दिया 100 मिलियन का कोटा है, ठीक है। और ये तो कोटा हो गया, प्लस ये एक मेंबर है। तो आईएमएफ में इसका जो भी फंड जमा है, जो भी फंड इसका जमा है, मतलब डिपॉजिट है, ठीक है, उस डिपॉजिट फंड और इस कोटे के बीच का जो डिफरेंस होगा, अंतर जो होगा, उसी को हम कहेंगे इंडिया का आरटीपी, रिजर्व ट्रंचे पोजीशन। बात क्लियर हो गई? जल्दी से बता दें यस और नो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हैरानी हो तो बताएं आप। बोलो भाई, क्लियर है बात? इतनी सभी को बात क्लियर होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज एक्सचेंज रेट। देखिए एक्सचेंज रेट की अगर मैं बात करूं आप सभी से, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए एक्सचेंज रेट क्या होता है। जैसे सपोज करो डॉलर है, ठीक है, $1 बराबर मान लिया मैंने कि 72 रुपीज है, ये माने वैल्यू मान ली, ठीक है। देखिए मेरी बात को, अब मान लीजिए आप चेंज करने गए। चेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज करने गए, नॉट चेंज, एक्सचेंज करने गए। तो अब एक्सचेंज कहां होगा? अब एक्सचेंज या तो बैंक में होगा, या तो बैंक ने कोई स्थान बना रखा हो वहां होगा, या तो जो फॉरेन मार्केट है या जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसने कोई प्लेस बना रखा हो वहां चेंज होगा। हर जगह तो नहीं चेंज हो पाएगा, बोलो ये सब लो। अब जब भी आप चेंज करोगे तो मान लीजिए आपने $1 दिया तो उसके बदले आपको 72 रुपए मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आपको एक्सचेंज रेट डिडक्ट होके मिलेगा। एक्सचेंज रेट जो होगा वो डिडक्ट होके मिलेगा। जैसे मैं कह दूं, मान लीजिए उसने कहा $1 पर 4 रुपए लगेंगे एक्सचेंज के। मतलब कहने का, जैसे मैं हूं भारतीय, ठीक है, मैं हूं भारतीय, मेरे पास है $10। अब लेकिन मैं भारतीय हूं, मेरे पास $10 है, ठीक है। कैसे $10 मेरे पास है ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं अमेरिका गया था घूमने, मैं वापस आया। जब मैं वापस आया तो मेरी जेब गई कट, पर जब जेब कट गई मेरा वॉलेट चला गया, लेकिन मेरे पास में ऊपर वाली जेब में $10 पड़े थे। अब मैं क्या करूं?
हालांकि $10 का मतलब है भारतीय रुपए के भी यहाँ पर 720 रुपए मेरे पास है, पर क्या ये कोई ऑटो वाला ले लेगा? बिल्कुल नहीं लेगा। वो तो कहेगा साहब ऐसा है, मैं गांधी जी वाला नोट दे दीजिए, हमें इनसे मतलब नहीं है, विक्टोरिया है या कोई और अब्राहम लिंकन बने हैं, हमें इससे क्या मतलब है, या वॉशिंगटन डीसी बना है, हमें क्या मतलब उससे। तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक जाऊंगा, तो बैंक से मैं कहूंगा कि मुझे एक्सचेंज करना है $10 को, तो बैंक कहेगा कि $1 को एक्सचेंज करने का 4 रुपए लगेगा। मतलब $1 को अगर मैं एक्सचेंज करने का 4 रुपए दूंगा तो $10 को एक्सचेंज करने का मुझे 40 रुपए देना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। मतलब $10 की वैल्यू जो 720 रुपए है उसमें 40 घट जाएगा, 680 रुपए मुझे एक्सचेंज मिल जाएंगे, वो भी गांधी जी वाले। अब मैं इन 680 रुपए से कहीं भी जा सकता हूं। बोलो हाँ या ना। यही बात लिखी हुई है, आप पढ़ लो। क्या कह रहा है? कह रहा है एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच इंडियन रुपी विल बी एक्सचेंज विद अदर इंटरनेशनल करेंसी से US डॉलर इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मतलब विनिमय दर वह दर है जिस पर भारतीय रुपया अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के साथ विदेशी मुद्रा बाजार में आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हम लोगों के सामने जो आया है उसे हम लोग कहते हैं लम्स। क्या बोलते हैं? लर्म। लर्म क्या है इसे हम लोग समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या मैंने कहा? इसे हम लोग समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लर्म का मतलब है लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। बैंक के एग्जाम में सिर्फ इसका फुल फॉर्म आता है और कुछ नहीं आता। क्या मैंने कहा? सिर्फ फुल फॉर्म आता है और कुछ भी नहीं आता। लर्म जो है ये कब आया, क्या आया, सुन लीजिए और पढ़ लीजिए, बड़े आसान है। एक्सचेंज रेट ऑफ इंडियन रूपी इज फिक्स्ड बाय मार्केट डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 1993। 1 मार्च 1993 से इसे लागू किया गया और ये डिमांड और सप्लाई थ्योरी के आधार पर कार्य करता है। देखा होगा आपने कि पैसे की वैल्यू $1 के रिस्पेक्ट में कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। बोलो, कभी $1 बराबर 73 रुपए हो जाता है, कभी 72 हो जाता है, कभी $1 बराबर 70 रुपए भी हो जाता। तो इस तरीके से मतलब ये जो काम हो रहा है ये डिमांड और सप्लाई थ्योरी पर हो रहा है। किस पर हो रहा है मेरे भाई? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी पर यह कार्य होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, दिस इज नोन एज लर्म। लम्स या लर्म के नाम से जाना जाता है। देयर इज नो कंट्रोल बाय RBI और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन इट। इसका मतलब जो लर्म है, लर्म के ऊपर किसी पर्सनली व्यक्ति का या RBI का या भारत सरकार का किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। यह बात आपको समझनी होगी। बात क्लियर है? जल्दी से बताएं। अच्छा, अब एक बात और आती है। लर्म जो है इस पे कौन डिसाइड करेगा कि क्या एक्सचेंज रेट रहेगा? तो कहते हैं इट इज डिसाइडेड बाय द फैडिया। फैडिया एक एसोसिएशन है इन लोगों का, वो डिसाइड करता है। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये डिसाइड करेगा एक्सचेंज रेट को। किसे डिसाइड करेगा? एक्सचेंज रेट को। एक बात आप यहां से और समझ सकते हैं, बहुत आसानी से मैं आप सभी को बता सकता हूं। क्या कि मान लीजिए सपोज करिए कि एक ओपन इकोनॉमी है, ठीक है। एक्सचेंज रेट किसको इफेक्ट करेगा? अगर कोई ओपन इकोनॉमी है, ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? अगर कोई ओपन इकोनॉमी है तो एक्सचेंज रेट इसे इफेक्ट करेगा। कैसे इफेक्ट करेगा? क्योंकि हम ट्रेड करेंगे, मतलब हम एक्सपोर्ट भी करेंगे और इंपोर्ट भी करेंगे। देखिएगा, जब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, व्यापार करेंगे, तो हम व्यापार में एक्सपोर्ट भी करेंगे और इंपोर्ट भी करेंगे। अब भारत इंपोर्ट ज्यादा करता है, मतलब इसको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ने लगेगी। इंपोर्ट ज्यादा करेंगे। जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो डॉलर की पैसे वैल्यू थोड़ी बढ़ेगी, मतलब डॉलर की वैल्यू तो घटने लगेगी, पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट करेगा हमारी करेंसी के ऊपर। तभी आपने देखा होगा डॉलर की वैल्यू डे बाई डे बदलती रहती है,
फ्लक्चुएशन होता है, कुछ पैसे का ही भले हो, 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे, जो भी फ्लक्चुएशन हो वो होता जरूर है, ये बात पहले ध्यान रखिएगा। ओपन इकोनॉमी में ये इंपैक्ट करेगा या इफेक्ट करेगा, लेकिन ये क्लोज्ड इकोनॉमी में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों नहीं डाल पाएगा क्लोज्ड इकोनॉमी में इफेक्ट, बताओ जल्दी से। इसलिए नहीं डाल पाएगा क्लोज्ड इकोनॉमी में इफेक्ट मेरी दोस्त, क्योंकि ना तो यहां व्यापार होगा, ना तो इंपोर्ट होगा, ना एक्सपोर्ट होगा, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। बात क्लियर? ना इंपोर्ट हुआ ना एक्सपोर्ट हुआ तो पैसे की ना वैल्यू घटी ना बढ़ी, बात खत्म हो गई। इट मींस ना डिमांड हुआ ना सप्लाई हुआ, उस बिहाफ पर इसे कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। अब एक दूसरी बात आती है, क्या बात आती है, उसे भी बात ध्यान रखिएगा कि फिक्स रेट जो होगा वो गवर्नमेंट इसे फिक्स कर सकती है। मैंने कह दिया व्हेन मार्केट डू नॉट इफेक्ट्स व्हेन द क्लोज्ड इकोनॉमी, अगर क्लोज्ड इकोनॉमी है उस स्थिति में गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो रेट्स हैं उन रेट को फिक्स कर सकती है। क्या कर सकती है भाई? उन रेट्स को फिक्स कर सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये पूरा जो सिस्टम है उसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? लम्स कहते हैं, या हम कहते हैं लिबरलाइज्ड मैनेजमेंट, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। बात क्लियर हो गई? जल्दी से बोलें। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ फुल फॉर्म्स जानने का प्रयास करेंगे। क्या मैंने कहा? आगे बढ़ेंगे और कुछ फुल फॉर्म्स जानने का प्रयास करेंगे। कौन से वो फुल फॉर्म्स हैं जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? क्या मैंने कहा? कौन से वो फुल फॉर्म्स हैं जो आप सभी के लिए एग्जाम में आते भी हैं, जानने भी बहुत जरूरी है। पहला है नियर, दूसरा है रियर, तीसरा है फेरा, चौथा है फेमा। नियर का मतलब क्या है, या नीर का मतलब, देखिए नियर पढ़िए या नीर पढ़िए, NEER, इसे कहते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसे कहते हैं रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो नीर है, जो क्या है, नीर है, ये एक इंडेक्स के रूप में है। किसके रूप में है? इंडेक्स के रूप में है। प्रेजेंट में ये लगभग 36 कंट्रीज में चल रहा है, 36 देशों में चल रहा है या कंट्रीज में चल रहा है। तीसरी बात, ये जो है ये आपका ट्रेड पार्टनर है। ट्रेड पार्टनर का मतलब होता है व्यापार का पार्टनर है। क्या है? ट्रेड पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है। अब आप कहें सर मुझे समझाइए, ऑल कन्वर्ट इनटू डॉलर कैसे? इंडिया सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, सभी को पता है, सबसे ज्यादा ट्रेड करता, सबसे ज्यादा इंपोर्ट ही करता है, खरीदते ही है हम लोग। अब मैंने कहा कि ये हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है, ठीक। ये मैंने कहा यूएस है, ठीक है, यूएसए कह लीजिए, यूएस कह लीजिए। ये मैंने कहा आप सभी से कि चाइना है, ठीक है। ये मैंने कहा मेरे दोस्त आप सभी से जापान है। ये मैंने कहा मेरे भाई आप सभी से कि ये यूरोपियन यूनियन है, या यूरोप कह दिया। बात क्लियर? जल्दी से बताओ, अब मेरी बात समझिएगा बहुत अच्छे से कि यहां की करेंसी युआन है, या आप प्रेजेंट में रेनमी कह सकते हैं, रेनमी, ठीक है। यहां की करेंसी एन है, यहां की करेंसी डॉलर है, और यहां की करेंसी यूरो है। यही तो है मेरे भाई, जल्दी से बताइए सब लोग। पर मैंने ये बोला कि सपोज करिए कि जो मैं ट्रेड कर रहा हूं, जो मैं व्यापार कर रहा हूं, वो मैं अलग अलग हिस्से से कर रहा हूं। ये तो बात आपको क्लियर है। मैंने कहा मैंने 40% ट्रेड यहां से किया, 20% ट्रेड यहां से किया, 60 हो गया। मैंने कहा 25% ट्रेड मैंने यहां से किया, मैंने कहा 15% यहां से किया। 100% कंप्लीट हो गया मेरा ये कि नहीं? जल्दी से बोलो। अब मैंने कह दिया ऑल कन्वर्ट इनटू डॉलर। इंडिया ट्रेड कर रहा है सबसे ज्यादा, पैसे जो दे रहा है किसमें दे रहा है? डॉलर में दे रहा है। तो ऑल कन्वर्ट इनटू व्हाट?
ऑल कन्वर्ट इनटू डॉलर। बोलो सबसे ज्यादा मतलब कहने का हुआ आ डिक्रीजेस इन दिस इंडेक्स, इस इंडेक्स में डिक्रीजेस रहते हैं, डिक्रीज करते हैं, डिनोट्स डेप्रीशिएशन ऑफ रुपीज वैल्यू, जो वैल्यू होगी रुपी की वो डेप्रीशिएट करेगी, एंड एन इंक्रीज रिफ्लेक्ट एप्रिशिएशन। मतलब कहने का हुआ यहां जो पैसे की वैल्यू होगी वो क्या हो जाती है, घट जाती है या गिर जाती है, क्योंकि हमने जो ट्रेड किया वो अलग अलग करेंसीज में किया, फिर हमने उसे डॉलर में कन्वर्ट करके दिया। मतलब कहने का जैसे हम लोग ऑयल लेते हैं, इराक से लें या अमेरिका से लें या फिर हम ईरान से लें, तो आप या सऊदी से लें, तो हम जो पैसा देते हैं मेरे भाई वो किस में देते हैं, डॉलर के फॉर्म में देते हैं। चाइना से कुछ ले रहे हैं तो पैसा वहां का युआन चलता है या रेनमिनबी चलता है, लेकिन पैसा जो दे रहे हैं वो डॉलर में दे रहे हैं, तो हमें नुकसान नहीं है। तो पैसे की जो वैल्यू है भारत की वो क्या हो रही है, घट जाती है। दैट इज कॉल्ड नीर, इसे हम नीर कहते हैं। ठीक, अब दूसरी बात आती है, अब आप कहेंगे सर अब हमें बता दीजिए रीर क्या है। रीर का मतलब है रियल एक्सचेंज रेट। रीर का मतलब क्या है, रियल एक्सचेंज रेट। ये एक दूसरे के इनवर्स हैं या उल्टे हैं, मतलब ये इंप्रूवमेंट है, इंप्रूवमेंट ऑफ नीर है। नीर एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन इज कॉल्ड रीर। क्या मैंने कहा, ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, उल्टे हैं, या मैं ऐसे कह दूं इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट किसमें इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट नीर, इंप्रूवमेंट नीर। दूसरा शब्द मैं क्या कह सकता हूं इसकी जगह पे, कह सकता हूं नीर एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन। नीर एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन इज कॉल्ड रीर। ये बात आपको पता होनी चाहिए। बोलिए कि जो रीर है वो एक्सचेंज और इफेक्टिव के एक दूसरे के अपोजिट या इनवर्स है। जो इंप्रूवमेंट ऑफ नीर है उसी को हम रीर कहते हैं। और नीर एडजस्टेड विद इन्फ्लेशन, अगर नीर एडजस्ट कर ले रहा है इन्फ्लेशन के साथ में तो इज नोन एज इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज रीर कहलाता है। बोलो भाई ये बात सभी को क्लियर हो गई कि नहीं, बोलो जल्दी से। अब बात आता है, क्या बात आती है कि सर फेरा क्या है। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है क्या मेरे दोस्त, ये तो पता चले पहले। इसे हम कहते हैं दूसरे शब्दों में ड्रैकोरियन, ड्रैकोरियन एक्ट। क्या बोलते हैं इसे, ड्रैकोरियन एक्ट को ड्रैकोरियन एक्ट। ये एक तरीके का कह सकते हो आप क्रिमिनल ऑफेंस है, मतलब एक तरीके का ये इंप्रिजमेंट है। क्या है, ये आया कब था, सबसे पहली बात तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है ये 1973 में लाया गया था विद द पार्लियामेंट्री इफेक्ट के द्वारा। अब ये कब काम करेगा, ड्रैकोरियन क्यों बोला गया इसे, क्या कारण है, क्रिमिनल ऑफेंस क्यों बोला गया इसे, मनी लॉन्ड्रिंग के कारण। किसके कारण बोला गया बेटा, मनी लॉन्ड्रिंग के कारण। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है काला बाजारी। अब काला बाजारी क्या है, मान लीजिए अब
फेरा लाया क्यों गया था? फेरा 1973 में लाया गया था टू कंट्रोल द मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग को या पैसे की जो काला बाजारी है उसे नियंत्रित करने के लिए फेरा लाया गया 1973 में। जो भी व्यक्ति इसमें पकड़ा जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत, वो एक ड्रैकोनियन एक्ट के अंतर्गत जाएगा, साथ साथ में ये क्रिमिनल ऑफेंस है। मतलब कहने का, आपको जेल जाने से कोई ताकत, कोई दुनिया बचा नहीं सकती, ये समझ लीजिए आप। अब जब आप जेल जाएंगे तो आप समझदार हैं कि अब आपको समस्या होगी। क्या समस्या होगी उसका इंपैक्ट समझिएगा। सपोज करिए, थोड़ी देर के लिए मेरी बात को समझने का बड़े अच्छे से प्रयास करिएगा। फेरा एक्ट क्यों लाया गया? टू कंट्रोल द मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। अब मान लीजिए, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए, ये हमारे कल्लू भैया हैं। ये कौन है? कल्लू भैया हैं। अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत पकड़े गए, मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत पकड़े गए, तो ये क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस है। क्या है? क्रिमिनल ऑफेंस बन गया। मतलब इनको अब जेल होगी। अब मेरी बात सुनिएगा, इसमें भैया नॉन वेलेबल वारंट है। मतलब कहने का, आपकी बेल नहीं होगी 6 महीने तक। कोई दुनिया की ताकत आपकी बेल नहीं करा सकती अगर पकड़े गए। अब क्या मिलेगा आपको? कहते नहीं, कई बार गुलगुले के साथ में बतासा फ्री मिलता है, या बतासे के साथ और गुलगुले के साथ में कई बार पुए फ्री में मिलते हैं, है ना। उस कहानी को सुना हो, गांव की कहानी है ये। तो इसमें अगर आप पकड़े गए तो यहां पर एक बना हुआ है PMLA। PMLA क्या है? इसे कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये 2002 में आया था। अंडर सेक्शन 3 में कहा गया है, क्या कहा गया है? कि अगर आप पकड़े जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत, तो आपके ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 अंडर सेक्शन 3 के भीतर प्रोविजन है कि मिनिमम जो आपको सजा होगी वो 3 वर्ष की होगी, अधिकतम जो सजा होगी, मैक्सिमम जो होगी वो 7 वर्ष की होगी, प्लस अप टू 5 लाख, अप टू 5 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना देना होगा। अब आपके मन में एक बात शायद बार बार गूंज रही हो कि हम फेरा पढ़ रहे थे, फेरा से हम मनी लॉन्ड्रिंग पर पहुंच गए, तो ये जो बात बोली गई फेरा के अंतर्गत ही बोली गई। अब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तो ये बता दिया गया कि ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे करेंगे आप, लेकिन अब इससे नुकसान क्या है? पहले नुकसान समझो कि जो ये हमारे कल्लू भैया थे, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। आप ऐसे समझिए, इनके पास में लाखों करोड़ों, हजार करोड़ों की प्रॉपर्टी थी, 1 लाख करोड़ के मालिक थे। इनकी इतनी बड़ी कंपनी है एक तरीके से। तो कल्लू भैया जब हमारे पकड़ गए, तो अब बताइए क्या होगा? कल्लू भैया तो जेल चले गए जेल, ठीक है। अब इनकी कंपनियां जो हैं, उनमें जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, ये तो जेल में मौज काटेंगे। आप समझदार हो, जेल में कभी कोई दुखी रहा है जिसके पास पैसा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये तो मौज काटेंगे, लेकिन इनकी कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं वो क्या हो जाएंगे? अनएम्प्लॉय हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, सैलरी समय पे नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू समय से नहीं आएंगे, इनकी फेस वैल्यू खराब तो इनकी कंपनी की फेस वैल्यू खराब, कंपनी की फेस वैल्यू खराब तो आप समझदार हो, इनकी जो शेयर बाजार में कंपनी अपने जो शेयर ला रखी है उसकी वैल्यू लगातार गिरती चली जाएगी। जब ये सब चीजें होंगी तो नुकसान होगा। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा ठीक है, इसको अभी चलने दो। सरकार ने क्या किया? इन सारी चीजों को देखते हुए एक काम किया कि भाई ठीक बात है कि कोई भी, अब समझदार हो आप सभी लोग,
कि हजारों करोड़ रुपए का जो लेन देन इधर उधर होगा वो कोई आम आदमी तो नहीं करेगा मनी लॉन्ड्रिंग में, हमारे और आप जैसे व्यक्ति तो नहीं कर पाएंगे बच्चों, बताइए हाँ या ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होगा, बड़ा बड़ा व्यक्ति फंसेगा। मैं आपको एक नाम बता देता हूं अगर आप सभी को याद हो, राहत फतेह अली खान साहब फंसे थे, मनी लॉन्ड्रिंग में गए थे। तो वो पैसे को इधर से उधर ही कर रहे थे, हालांकि वो राउंड ट्रैपिंग में फंसे थे, ध्यान रखिएगा। अभी मैं बता भी दूंगा क्या होती है ट्रैपिंग। तो इनकी कंपनी में अभी तो खूब रोजगार बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ये जेल जाएंगे तो इनकी कंपनी में क्या होगा, हाहाकार मचने लगेगा, समय से वेतन नहीं आएगा, समय से चीजें नहीं होंगी, लोग अनएम्प्लॉयड होने लगेंगे और ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगेगा। बोलो हाँ या ना। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अभी क्या हो रहा था कि समय से टैक्सेस मिल जा रहे थे या समय से खूब टैक्सेस आ रहे थे, लेकिन अब क्या होगा, समय से ना टैक्सेस आएंगे क्योंकि अब चीजें तो घटती चली जाएंगी। बोलो हाँ या ना। मतलब गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज हैं वो जनरेट नहीं हो पाएंगे सही तरीके से। ऐसा कोई एक व्यक्ति थोड़ी ना, कई व्यक्ति फंस सकते हैं, सिंपल सी बात है। कंपनीज में क्या होगा, कंपनी का जो उधारी है वो डेट है वो बढ़ता चला जाएगा। भाई कंपनी में काम नहीं होगा, चीजें नहीं होगी, कंपनी के जो घाटे हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, तो कंपनी दिवालिया घोषित कर देगा, तो डेट उसके क्या हो जाएंगे बेटा, बढ़ते चले जाएंगे। हाँ या ना। इन सारी चीजों को देखते हुए इन भाई साहब को कोई दिक्कत नहीं, जेल में फुल सुविधा, सुविधा की कोई कमी नहीं, बढ़िया एसी कमरे में सोएंगे, कोई टेंशन नहीं, पैसा इतना है इनके पास। तो सरकार ने क्या किया, इस एक्ट को थोड़ा सा बदला और जो एक्ट फेरा है, फेरा से बदल के सरकार फेमा ले आई। क्या ले आई, फेरा कब आया हमने आपको बताया 1973 में आया, फेमा कब आया 1999 में आया। तो सरकार ने फेरा से बदल के फेमा कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया, जो कि 1999 में लेके गवर्नमेंट आई। हालांकि लागू ये कब हुआ, लागू ये सन 2000 में हुआ था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी से, 1 जनवरी सन 2000 से फेमा लागू हुआ। फेमा में कुछ सुविधाएं दी गई। कैसी सुविधाएं दी गई, फेमा में जो सुविधाएं दी गई वो सुविधाएं कुछ इस प्रकार हैं कि सबसे पहले तो कहा गया, मैं ये इरेज कर रहा हूं, फेमा में जो सुविधाएं दी गई वो क्या कहा गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जो कि 1999 में लाया गया, लागू 1 जनवरी 2000 में हुआ या सन 2000 में हुआ, फुल्ली केम इनटू द फोर्स फ्रॉम 1 जनवरी। सबसे पहले कहा गया कि जो भी मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा जाएगा वो जेल नहीं जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग में जो पकड़ा जाएगा वो जेल नहीं जाएगा, मतलब उसको जेल नहीं जाना है, जेल नहीं जाएगा। कहा ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या होगा, कहा जो भी मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा पकड़ा जाएगा वो पैसा, मनी प्लस जो भी अमाउंट है प्लस वो, प्लस 3 टाइम्स फाइन, 3 गुना फाइन, ठीक है, इसे जब्त कर लिया जाएगा। मतलब कहने का, मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ा गया, मान लीजिए उसके पास में 7 मिलियन पैसा था और वो पकड़ गया। कैसे मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है समझिएगा, मैं बताऊंगा अभी। तो ये तो पैसा जाएगा जाएगा, प्लस 3 गुना फाइन, तो 7 या 21 मिलियन का फाइन हो गया। दोनों अमाउंट जोड़ो कितने हो गए, 28 मिलियन। इतना पैसा आपको गवर्नमेंट को देना होगा, वो भी तुरंत, वो भी तुरंत। ऐसा नहीं कि कल दे देंगे परसों दे देंगे साहब, ऐसा नहीं, तुरंत देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये वाकया किसी और का नहीं, राहत फतेह अली खां का है। इन्होंने जो भारत में खूब पैसा कमाया, अच्छा ईमानदारी से बताइए, अगर आप खूब पैसा कमाते हैं, आपकी खूब इनकम होती है, तो सरकार को टैक्स ना देने का कारण बताइए। तो इन्होंने खूब पैसा कमाया, भारतीय लोग भी जानते हैं, इन्होंने भारत की नागरिकता भी ले ली है, इसके बाद भी इन्होंने धोखा किया। क्या धोखा किया, ये सन 2011 की बात है, मैं बता दूं। तो 2011 में इन्होंने क्या किया बेटा, ये पकड़े गए। जब ये पकड़े गए राहत फतेह अली खां, तो कैसे पकड़े गए, 7 मिलियन पैसा ये पाकिस्तान भेज रहे थे। देखिए एक रास्ता क्या होता है
कि टैक्स देके आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप सरकार को टैक्स दे दीजिए, आप भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार मना कर करती है, मना तो कर नहीं रही है, पर टैक्स दीजिए। लेकिन इन्होंने टैक्स ना दे करके अपनी इनकम को छुपा करके इन्होंने पाकिस्तान भेजे। तो हुआ क्या, ये पैसा पहुंचने से पहले ही पकड़ गया, और जब पकड़ गया तो इनके ऊपर ये तो जब्ती हुआ, प्लस इतना पैसा और लगा, कुल मिला के 28 मिलियन इन्होंने पैसा दिया। अब आप सोच सकते हैं कि 28 मिलियन पैसा साहब को देना पड़ गया इस कारण। अब आप कहोगे सर मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मैं आपको बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है टू कंसील द सोर्स ऑफ मनी, आइडेंटिटी एंड डेस्टिनेशन। वो पैसा कहां से आया है, वो पैसा किसके नाम से आया है, उस पैसे का सोर्स क्या है, ये पता नहीं होता। इसी को कहते हैं काला पैसा, मनी लॉन्ड्रिंग। उसका कोई एविडेंस नहीं है आपके पास में, उसका कोई एविडेंस नहीं है। जैसे क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा आय से अधिक संपत्ति प्राप्त हुई। अरे आय से क्या, आय आपकी 50,000, घर में संपत्ति मिल गई 500 करोड़ की, तो इसका मतलब क्या हुआ? यू हैव एनी एविडेंस रिगार्डिंग द 500 करोड़ रुपीज? Because reason behind it, your salary is only 50,000 rupees in a month, and you have a beautiful wife and 2 babies also. Now you know very well कि एक पत्नी सुंदर और 2 बच्चे हैं आपके, तो आप समझदार हैं कि आपके एक्सपेंडिचर कितने हैं। अगर आपके एक्सपेंडिचर हैं तो 50,000 में बचा कितना? 15,000, 10,000 आफ्टर एक्सपेंडिचर। तो 10-10 हजार जोड़ते जोड़ते तुमने 500 करोड़ तो नहीं जोड़ लिए होंगे। तो यू हैव, आपके पास में कोई भी, यू डोंट हैव एनी एविडेंस रिगार्डिंग द 500 करोड़ रुपीज। दैट इज द टर्म कि ना तो उस पैसे का आप सोर्स बता पाओगे कि कहां से आया, ये तो कहोगे नहीं, हाँ हमने लूटा है, हमने घूस ली, ये तो नहीं कहोगे, बोलो, वो तो फिर प्रेडिक्शन लगाया जाता है। तो यहां पे सोर्स ऑफ मनी नहीं पता होता, डेस्टिनेशन नहीं पता होता कहां कहां से आया है, और आइडेंटिटी नहीं पता होती कि किसके किसके द्वारा आया है, किससे किससे लिया गया है। अब ये आगे कहां जाएगा, कहां जाना था, नहीं पता होता। इसी पैसे को हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। बात क्लियर? क्या कहते हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि फेरा क्या था और फेमा क्या था। फेरा में प्रोविजंस थे पनिशमेंट के, इंप्रिजनमेंट के, और आपको कहीं ना कहीं प्रोविजंस थे कि आपको सजा मिलेगी अंडर द पीएमएलए ऑल्सो, जो 2002 में आया अंडर सेक्शन 3 में। लेकिन यहां पर फेमा में कहा गया भाई सजा नहीं होगी, इससे नुकसान सरकार करिए हमारा ही होता है। एक तो टैक्स नहीं आते, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, आदमी चिल्लाता है रोजगार घट गया। तो यहां पे कहीं ना कहीं समस्या होती है। इन सारी समस्या को रेक्टिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने फेरा को हटा दिया। जो 1973 में आया था, गवर्नमेंट फेमा ले आई, 1999 में लाई पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा, और 1 जनवरी 2020 को लागू हो गया। तो आई होप सो गाइज आप सभी को यह समझ में आ गया होगा व्हाट इज नीर, व्हाट इज रीर, व्हाट इज द फेरा एंड व्हाट इज द फेमा। जल्दी से बता दीजिए एक बार, क्लियर है? चलिए, तो ये क्लास हम लोग यहीं पर रोकेंगे। अगली क्लास में हम लोगों की मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ में। नए टॉपिक क्या, इसी में एक सेस पढ़ाना होगा और सेस की कुछ बातें होंगी, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द समथिंग special which are related to types of banking, which now also we will discuss the thing which are related to the topics क्या, which are related to the some type of accounts, नास्ट्रो वास्ट्रो। मैं बहुत सिंपल भाषा में कहूँ, मेरा दिल आपके पास और आपका दिल मेरे पास, है ना। तो इस तरीके के नास्ट्रो वास्ट्रो अकाउंट्स होंगे, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही रहेगा। घर में रहिए, खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हेल्दी रहिए, पैंडेमिक से बचे रहिए, क्योंकि आप सभी लोग समझदार हैं। बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है ना। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।